आज हम दोबारा बात करेंगे भूगोल की। और इस भूगोल में हम आएंगे सबसे पहले बिंदु, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो कृषि के बारे में विस्तृत जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। तो कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है और कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है और खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। तो इसके अतिरिक्त कुछ उत्पाद जैसे चाय, कॉफी, मसाले इत्यादि का निर्यात भी किया जाता है। तो कृषि के प्रकार को सबसे पहले हम लोग समझेंगे। कृषि हमारे देश को प्राचीन आर्थिक क्रिया के रूप में जाना जाता है। हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी एवं समाज, संस्कृति, रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों का सार्थक परिवर्तन खास करके भारत में हुआ है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं और वर्तमान समय में भारत में विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार पर कृषि के तंत्र भी अपनाए गए। तो कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। यह कृषि प्रधान देश है, इसलिए जरूरी है। तो प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि, मतलब औजारों जैसे लकड़ी का हल और खुदाई करने वाली जो छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय की श्रम के मदद से की जाती थी। तो कृषि प्रायः मानसून मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर ही निर्भर करती थी। तो यह कर्तन दहन प्रणाली, मतलब स्लैश एंड बर्न कृषि थी। तो किसान जीवन के टुकड़े साफ करके अपने जीवन में जमीन के टुकड़े को साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज एवं अन्य फसलें उगाते थे, हैं और रहेंगे। तो जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान इस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं। ये जमाना था, वैसा होता। लेकिन कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करना भी एक कला है। अगर आप खेती करेंगे तो इसको आसानी से समझेंगे कि क्या करने से उपज बढ़ती है, क्या करने से उपज आएगी। तो कृषि के इस प्रकार स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ती है और किसान उर्वरक तथा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग पहले जमाने में नहीं करते थे, अब करते हैं। तो इस प्रकार कृषि की जो है उत्पादकता कम होती जा रही है, लेकिन यह रहेगी, यह तो तय है। तो देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से हम आप आज जानेंगे। तो उत्तर पूर्वी राज्य जिसे असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है और मणिपुर में पामलू कहा जाता है और छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। तो जरा झूम को विस्तार से समझिए कि कर्तन दहन प्रणाली, मतलब स्लैश एंड बर्न, कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको और ब्राजील में रिका और मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। तो भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे मध्य प्रदेश में बेबर, दहिया, आंध्र प्रदेश में पांडु अथवा पैंडा, उड़ीसा में
पामाडाबी या कोमा तथा बरिंगा, और पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसे वालरी या वाल्टर, और हिमालय क्षेत्र में खील, झारखंड में कुरबा, और उत्तर पूर्वी देशों में इसे झूम कही जाती है। तो रीझा असम की टिंकू के कहरी क्षेत्र में ये बहुत सारी बातें आपके मन में उत्पन्न होंगी। तो गहन कृषि जीविका जो होती है, इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक रहता है, इसे गहन जीविका पद्धति कहते हैं। तो यह श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रसायनों, निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। तो भू स्वामित्व के विरासत में अधिकतर अधिकार होने के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जाए, और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित और भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते रहता है। अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव है। तो वाणिज्य कृषि भी इसके अंतर्गत आएगी। तो कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजें, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। और कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न देशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए चलिए आप यहां से हरियाणा, पंजाब में चावल वाणिज्यिक की एक फसल है, परंतु ओडिशा में यह एक जीविका फसल है। तो रोपण कृषि जो है, यह भी कृषि का एक प्रकार का वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है, और रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ इंटरफेस कहिए उसको, रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। तो इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। तो भारत में चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसल है, और असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफी वहां की मुख्य रोपण फसल है। और फसलें तो हैं, क्योंकि कृषि रोपण भूमि में उत्पादन बिक्री के लिए किया जाता है। तो इन सारी बातों में यह हमें ध्यान देना होगा कि ऐसा क्यों करना पड़ता है। तो इसकी सीधी सी बात आ जाती है कि जहां जनसंख्या के दबाव वाले क्षेत्र रहते हैं वहां ऐसा होगा ही, क्योंकि आदमी ज्यादा है और जमीन तो उतनी है, वो तो बढ़ नहीं रही है ना। तो उसके नहीं बढ़ने से तो ऐसा असर है। तो विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित होता है। महत्वपूर्ण बाजार का योगदान भी बहुत होता है। तो भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में यदि हम अध्ययन करेंगे, आप अध्ययन करेंगे, तो आप क्या पाएंगे कि देश में कृषि पद्धतियां और शस्य प्रारूपों का में प्रतिबिंबित होता है, और देश में बोए जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फूल, मसाले इत्यादि शामिल होते हैं। तो भारत में 3 शस्य ऋतुएं आती है जो इस प्रकार है: रबी, खरीफ और जायद। तो रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है, और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य इसको काटा जाता है। और जौ, गेहूं, मटर, चना, सरसों, ये सारी रबी फसलें हैं।
तो फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती है और उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य माने जाते हैं। तो शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों में अधिकतर उत्पादन में सहायक होती है। तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक आज की तिथि में साबित हो रहा है। तो खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और दिसंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। तो इस ऋतु में बोए जाने वाली मुख्य फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन आदि शामिल है। तो चावल की खेती मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र में, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। तो चावल पंजाब और हरियाणा में बोए जाने वाले महत्वपूर्ण फसल बन चुकी है। तो आसाम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में धान की 3 फसलें औस, अमन और बोरी बोई जाती है। तो रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को जायद कहा जाता है और जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां आदि चारे की फसलों की खेती की जाती है। और गन्ने की जो फसल है वो भी तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। तो मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। तो भारत में उगाए जाने वाली मुख्य फसलें चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन और कपास, जूट इत्यादि है। तो यदि हम चावल की बात करें तो भारत के अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। अब अगर चावल है तो इसकी खेती ज्यादातर मात्रा में होगी, यह बात भी तय है। तो ज्यादा मात्रा में की जाती है और जब की जाती है तो इस बात को समझिए कि क्या होता है। तो ये मुख्य फसल में इसकी गिनती की जाती है और मुख्य फसल में जब गिनती हो जाती है तो किसान इसी से अपना जीवन यापन और आमदनी की भी बात सोचती है, आमदनी भी सोचती है। यहां से आखिर आमदनी भी तो चाहिए और खर्च भी तो है। तो यह एक खरीफ फसल है जिसको उगाने के लिए उच्च तापमान मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता मतलब 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता है इस खेती को करने के लिए, धान की फसल को करने के लिए। कम वर्षा वाले क्षेत्र जहां है इसमें सिंचाई के बदौलत उगाया जाता है। तो चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। तो नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान की कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल का फसल उगाना संभव तो है, करते भी हैं, करते रहेंगे। तो गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। गेहूं अगर इसकी हम बात करें तो ये दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। अब कैसे है इस बात को जरा सा जान लेते हैं कि जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा होती है और रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने का समय खिली धूप की आवश्यकता होती है और इसे उगाने के लिए समान रूप से 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की जरूरत होती है। तो देश में गेहूं उपजाने वाले 2 मुख्य क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का मैदान
और दक्कन की काली मिट्टी का वाला प्रदेश जो है। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ भाग गेहूं पैदा करने के वाले राज्य माने जाते हैं। अब इस दोनों के साथ साथ आता है मोटे अनाज की बात आती है। तो मोटे अनाज, जिसको अंग्रेजी में मिलेट्स कहते हैं, तो ज्वार, बाजरा, रागी भारत में भी उगाए जाने वाले मुख्य छोटे मोटे अनाज है। इसे मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। तो क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी, ये जो ज्वार होती है वो क्या है, तीसरी, ये तीसरी मतलब तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर करती है और अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसके प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश है। और वही अगर हम बात करें तो आती है बाजरा। तो जरा सा इसकी भी बात कर लेते हैं। यह बलुआ और उथली काली मिट्टी जो होती है, उथल पुथल वाली, पर उगाया जाता है। तो जिसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य है। और रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल मिट्टी, काली, बलुआ और दोमट और उथली पुथली जो मिट्टी होती है उस पर अच्छी तरह से उगाई जाती है। तो रागी में प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश है। और इसके बाद बात करें मक्का की। इसके बाद बात आती है मक्का की। यह भी एक फसल है जिसकी खेती भारत में की जाती है। तो यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों रूप में प्रयोग में आती है, लेकिन यह भी एक खरीफ फसल ही है। तो इस बात को विस्तार से समझने के लिए जरा सा अगर हम लोग आगे निकलेंगे तो ये पाएंगे कि मक्का हमें लाभ क्या देता है। अगर फसल का उत्पादन हम करते हैं तो वो लाभ तो देता होगा, तो इसके लाभ क्या होंगे, ये लाभ भी आप जानेंगे और क्यों जरूरी है इसके, ये क्यों जरूरी है हमारे जीवन में इसकी खेती, यह भी जानेंगे। तो ये 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के तापमान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। इस बात को भी समझिए। तो बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। तो आधुनिक प्रौद्योगिक निवेशों जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीज, उर्वरक, सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। और कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य माने जा चुके हैं। तो अब सारी कुछ की चीज आएगी तो दाल भी, दलहन चीज भी जरूरी है इंसान के भोजन के रूप में। तो भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भी देश है। उत्पादन भी करता है, उसकी उपभोक्ता भी यहां ज्यादा है। तो शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती है। तो अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना भारत की मुख्य दलहन फसलें हैं। तो अब इसमें बात आती है कि कौन सी दालें खरीफ और कौन सी दालें रबी समय में उगाई जाती है। तो दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है उगने के लिए, इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। तो फलीदार फसल होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता बनाए रखती है और इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन मतलब रोटेटिंग में बोया जाता है। तो भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल की
प्रमुख मुख्य उत्पादक राज्य है। अब खाद्यान्न के अलावा भी कुछ फसलें उगाई जाती है, जैसे कि गन्ना। अब यहां बात करें हम गन्ना की, गन्ना तो यदि हम गन्ना की बात करते हैं तो गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल 21 डिग्री से 29 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले उष्ण और आर्द्र जलवायु में की जाती है। इसको अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है। इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफी सारे शारीरिक श्रम की आवश्यकता भी होती है। गन्ने की खेती में यह चीनी, गुड़, खांडसारी और सीरा बनाने के काम में आता है। तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के प्रमुख उत्पादक राज्यों में से एक है। अब इसी के साथ बात आती है तिलहन की। जब कृषि पर बात आ रही है तो दलहन और तिलहन, ये सब भी सारी बातें आपको देखने और सुनने को मिलेगी। तो 2015 में भारत विश्व में चीन के बाद बहुत बड़ा तिलहन उत्पादक देश था और 20 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। तो भारत में कुल बोए गए क्षेत्र में से 15% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती है। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी, सूरजमुखी भारत में उगाए जाने वाली ये तिलहन फसलें हैं। इनमें से अधिकतर खाद्य है और खाना बनाने में प्रयोग में किए जाते हैं। तो कई के श्रृंगार के सामान भी बनते हैं। तो उद्योगों में भी कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो मूंगफली खरीफ फसल है तथा जहां ये जो है देश के मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। तो गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है और इसके अतिरिक्त राजस्थान और तमिलनाडु मूंगफली के अन्य उत्पादक राज्य हैं। तो अलसी और सरसों रबी की जो फसलें हैं, तिल उत्तरी भारत में खरीफ फसल में आती है और दक्षिणी भारत में रबी में आती है। अरंडी खरीफ और रबी दोनों ही फसलें ऋतुओं में बोया जाता है। तो चाय भी इसके अंतर्गत आ जाएगी। चाय भी जरूरी है, जो कृषि की बात हो रही है। तो चाय की खेती रोपण कृषि का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे और आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। तो चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस तथा जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में भली भांति उग सकता है और उगाया भी जाता है। तो चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। क्या पाला रहित? वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है। तो चाय एक श्रम सघन उद्योग है और इसके लिए प्रचुर मात्रा में अगर बात की जाए तो सस्ता और कुशल श्रमिक की जरूरत पड़ती है और इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती है। तो चाय के मुख्य उत्पादक देशों में आसाम, पश्चिमी बंगाल, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियां, तमिलनाडु और केरल है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों से भी चाय उगाई जाती है। तो 2020 की यदि बात करें तो भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा चाय उत्पादक देशों में इसकी गिनती थी।
अब बात आती है कॉफी की। कृषि में सारे चीज आते हैं कि कैसे उगाया जाता है और कैसे इसका व्यापार संभव है। तो भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है, इस बात। और हमारे देश में अरेबिका किस्म की जो है तो कॉफी पैदा की जाती है, जो ये यमन से लाई गई थी, और इस किस्म की कॉफी की विश्व भर में सर्वाधिक मांग है। तो इस कृषि की शुरुआत बाबा बदून पहाड़ियों से हुई थी, और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। तो 2020 ईस्वी में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार की फसलों का उत्पादक देश है, और भारतीय फल जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नागपुर, चेरापूंजी, मेघालय, ये सब जो है संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु केला, उत्तर प्रदेश और बिहार में लीची, मेघालय में अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में अंगूर, और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सेब, नाशपाती आदि की खेती बहुत अच्छे तरीके से होती है। तो सबसे बड़ी बात यह आती है कि खुबानी और अखरोट जो होती है उसकी विश्व में बहुत ज्यादा मांग होती है भारतीय की। तो इस बात को समझने के लिए कि भारत में कृषि के लिए पर्याप्त जमीन है, लेकिन बढ़ती आबादी ये जो है सो इस पर प्रभाव भी डालती है। तो प्रभाव तो डालेगी ही, आबादी बढ़ेगी तो प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि जमीन तो ज्यादा नहीं हो रहा है ना। तो भारत का मटर और फूलगोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैगन और आलू ये भी मुख्य उत्पादन करते हैं, भारत में होता है। अब अखाद्य फसलों भी भारत में उगाई जाती है। ये रबर जो है सो भूमध्यरेखीय क्षेत्र की फसल है, और विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपयोग क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। इसको 200 से अधिक सेंटीमीटर अधिक वर्षा वाले और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु में की जाती है इसकी खेती। तो रबर एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में काम आता है, और इसके मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों पर इसको उगाया जाता है। तो रबर के बाद बात यदि हम लोग करें तो रबर के बाद बात आती है कपास की। इसको भी जानिए, खेती यह भी भारत में की जाती है। तो भारत को कपास के पौधों का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है, और कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। दक्कन पठार में के शुष्कतर जो भाग होते हैं, शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई 210 होनी चाहिए, और पाला रहित दिन खिली धूप की आवश्यकता होती है। यह एक खरीफ फसल है, और इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगभग लगते हैं। तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्यों में से एक है। इसकी बात आती है जूट की। अब जिसको भी समझिए, इसकी भी खेती भारत में की जाती है। तो भारत जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, इस बात को पहले जानिए। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरकी मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष वर्षा बाढ़ से आई नई मिट्टी जमी होती है,
इस पे बढ़ने के कारण उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। तो पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम और उड़ीसा तथा मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं और इसका प्रयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी की वस्तुएं भी बनाने के लिए किया जाता है। इसकी उच्च लागत के कारण कृत्रिम रेशों तथा पैकिंग सामग्री, विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम हो रही है। तो इसके साथ साथ यदि कृषि में यदि और सारी चीजों की बात की जाए तो प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार भी हर जगह हुआ है, पूरी इस धरती पर हुआ है। तो भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जाने वाली परंपरा है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है और इसकी गति मंद भी हो जाती है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के एक बहुत बड़े भाग में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि उर्वर की प्राकृतिक उर्वरता पर ही निर्भर करते हैं और बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है। तो 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में से कुछ गंभीर तकनीक और संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता हम सबों को है। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। भूमि पर पुस्तरी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बंटती जा रही थी, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। तो भूमि सुधार के कानून तो बने, परंतु इसके लागू करने में बहुत ढील है। 1965 और 75 के दशकों में यदि जाया जाए तो भारत सरकार ने कई प्रकार की कृषि सुधारों की शुरुआत भी की और पैकेज टेक्नोलॉजी के आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति जैसी कृषि सुधार के लिए बहुत सारी रणनीतियां भी अपनाई सरकार ने। परंतु इसके कारण जो है विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया और 1990 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम जब शुरू किया गया जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था, तो इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियां और बैंकों की स्थापना भी शामिल की गई। तो किसान के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी लागू की है। अब जिसका उपयोग यदि आप नहीं कर रहे हैं तो इसमें गलती आपकी है, लेकिन सरकार तो आपको सहायता प्रदान कर रही है। वो इसलिए कर रही है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस बात को भी समझिए। तो इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी की बुलेटिन, कृषि कार्यक्रम जो भी होता है वो प्रसारित किया जाता है। अब भी चल रही है, ऐसी व्यवस्था है। आप अपने टेलीविजन या एंड्रॉइड सेट पर देख सकते हैं, इसको जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य कही उसको, कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों के लिए भी सरकार की योजना काम करती है, जैसे कि पैक्स, जहां कोई बिचौलिया नहीं रहेगा और आपके काम जो है वो होते रहेंगे। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि कृषि, भारत में जमीन है तो कृषि होगी और ये सारी चीज का उत्पादन बारीकी से किया जाता है और ऐसा होता भी रहता है।